बीएससी प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने पिछले वीडियो में शैवालों के आर्थिक महत्व के संदर्भ में चर्चा शुरू की थी। उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए जो हमने पिछला जो आपको पीडीएफ और वीडियो शेयर किया था उसको और फ्लोरिश करना ज़रूरी है। और फ्लोरिश करने के लिए मैंने एक अलग अध्ययन सामग्री से आपको इसको आज पीडीएफ इसका शेयर किया है मैंने आपके ग्रुप में, और उसी को मैं आज आप वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति की मांग को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, और कई देश ऐसे हैं जहां अनाज युक्त फसलें उगाने के लिए उनके पास पर्याप्त भूमि की उपलब्धता नहीं है। ऐसे देशों के लिए शैवाल एक पूर्ण खाद्य स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है, और ये जापान और कई जलीय द्वीप जो समुद्री द्वीप देश हैं वहाँ भोजन के रूप में काफ़ी समय पहले से ही उपयोग में आता रहा है। और आजकल इसकी खेती भी आरंभ कर दी गई है, जिसे अब एक्वाकल्चर नाम दिया गया है। और वैसे द्वीपीय देशों में एक्वाकल्चर बहुत पहले से चलता आ रहा है। भारत में ये जो शैवालों का जो खाद्य भोजन के रूप में शामिल करना है, ये विचार भारत में नया है, क्योंकि भारत में पर्याप्त उपलब्धता ज़मीन की उपलब्धता थी, इसलिए हमारे यहाँ अनाज युक्त जो फसलें हैं, गेहूँ चावल है या बाजरा है या ज्वार है, इस तरह की फसलों का अधिक उपयोग खाद्य के रूप में किया जा गया है। इसलिए शैवालों का भोजन के रूप में उपयोग भारत के लिए एक नया विचार है। लेकिन जापानियों द्वारा समुद्री शैवालों का उपयोग 600 ईसा वर्ष पूर्व से किया जा रहा है, और इसी प्रकार चीन के लोगों द्वारा भी भोजन के रूप में शैवालों का उपयोग 6ठी शताब्दी से किया जा रहा है। देखा जाए तो शैवालों की लगभग 160 जातियां व्यावसायिक रूप से खाद्य स्रोतों के रूप में उपयोग की जाती हैं, और मैंने एक तालिका इसमें आगे वाले उसमें दी है मैंने पीडीएफ में, तो मैं आपको अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैसे कुछ कुछ शैवाल कौन कौन से हैं। जैसे स्पाइरुलिना के बारे में बताया गया है। स्पाइरुलिना बहुत इंपॉर्टेंट शैवाल है। 65% इसमें प्रोटीन होता है, कैरोटीन होता है। उसे व्यर्थ जल में भी उगाया जा सकता है। ये मैक्सिको, ताइवान और भारत में बड़े पैमाने पर उगाया जाने लगा है। अब भारत में भी स्पाइरुलिना को उगाया जा रहा है। इसके उच्च पोषक मूल्य के कारण इसे एक कोशिकी यानी एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन के स्रोत के रूप में पहचाना जाता है। ध्यान रखिएगा, नेट में हो या आपके कई इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं हों, वहाँ पर यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, एससीपी से क्या तात्पर्य है। एससीपी मतलब स्पाइरुलिना जो शैवाल है उसको इंगित करके बोला जाता है, क्योंकि ये शाकाहारी भोजन का उपयुक्त पूरक हो सकता है। विकासशील देशों में पाए जाने वाले कुपोषण को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। मैक्सिको और अफ्रीका में जो देश हैं वहाँ भी इसका प्रयोग शुरू किया गया है, लेकिन भारत में अभी ये इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि हमारा स्वाद और हमारी रुचियाँ थोड़ी अलग है। हम लोग चटपटा खाने के युक्त ज़्यादा यकीन करते हैं, और मसाला युक्त भोजन ज़्यादा होना चाहिए, जबकि स्पाइरुलिना में स्वाद का कोई लेना देना नहीं है। स्पाइरुलिना को आप मसालों के साथ बना लीजिए या किसी और अन्य खाद्य पदार्थ के साथ मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन अपने आप में स्पाइरुलिना को अकेले यूज़ नहीं करते। लेकिन ये एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि स्पाइरुलिना बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत होता है, इसलिए इसे नकारा नहीं जा सकता। वर्तमान में कुछ गैर सरकारी और सरकारी एजेंसियां इसकी व्यावसायिक खेती में लगी हुई हैं। अभी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो मैसूर है, वहाँ स्पाइरुलिना को व्यापक स्तर पर उगाने की तकनीकें विकसित की गई हैं। एक कोशिकीय तेजी से उगने वाला शैवाल है क्लोरेला। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ चर्चा कर ली है। यहाँ पर मैंने पीडीएफ शेयर किया है, इससे आप इसको देख लेंगे। थोड़ा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि अकेला ताइवान है जहाँ 15 टन इसका वार्षिक उत्पादन होता है क्लोरेला का, ये आप ध्यान रखिएगा। सूखा हुआ शैवालीय पिंड पीसा जाता है और पाउडर के रूप में संचित किया जाता है। क्लोरेला को खाद्य पूरक के रूप में भी प्रचलित करने के प्रयास किए गए, लेकिन भारत में ये सफल नहीं हुए, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसका ना तो रंग और स्वाद दोनों ही भारत के लोगों की पसंद के विपरीत है, तो इसलिए यहाँ प्रसिद्ध नहीं हो पाया है। समुद्री शैवालीय खाद्य पदार्थ जापान, कोरिया, चीन, फिलीपींस, थाईलैंड में ही प्रचलित है, और वहाँ इन्हें बड़े स्वाद के साथ खाया भी जाता है। ये एक और बात है। शैवालों की अन्य भी कई प्रजातियां हैं जिन्हें भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है स्पाइरुलिना और क्लोरेला के अलावा। वो कौन कौन सी हैं? एंटोरोमार्फा, कॉलेरपा, लैक्ट्यूका, जेलाडीलिया, लॉरेंशिया, ग्रेसिलेरिया कच्चे सलाद के रूप में खाए जाते हैं। जैसे अल्वा लैक्टुका है, इसको स्वीडन में
जो नॉर्डिक गणराज्य जो देश हैं यूरोप के, वहाँ उनको खाया जाता है। जैसे भारत में पालक खाया जाता है, वैसे ही लैक्टुका को खाया जाता है वहाँ पर। समुद्री शैवालों में सबसे महत्वपूर्ण है पोरफायरा, जिसके बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। इसमें भी 30 से 35% प्रोटीन है, 40 से 45% कार्बोहाइड्रेट है और विटामिनों से भरपूर होता है ये। इसको सुखाकर भून कर टुकड़ों में खाया जा सकता है, पाउडर के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जापान में इसे नोरी कहते हैं। बाकायदा यहाँ पर कंक्रीट लगाकर इनके ब्लॉक्स तैयार करके इनकी खेती की जाती है। ये कुछ एक नए जो पॉइंट आ रहे हैं वो आप अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। शैवालों को चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है, समुद्री शैवालों को, और ये जलीय जंतुओं के रूप में चारे के रूप में भी काम आता है, और थलीय जंतु हैं जैसे अपने चौपाए हैं, गाय भैंस, इनके लिए भी शैवाल चारे के स्रोत के रूप में काम में लिया जाता रहा है। और डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चारे के बाकायदा कारखाने स्थापित किए गए, समुद्री शैवालों के चारे के कारखाने स्थापित किए गए हैं। ये कुछ एक पिक्स हैं जिनके माध्यम से चारे के रूप में कौन कौन से शैवाल काम में ले जाते हैं वो उसके बारे में बताया गया है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं एक तालिका आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस तालिका में जो समुद्री शैवाल है या अन्य शैवाल है जो भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है वो इसमें दिखाया गया है। जैसे पोरफायरा है, जापान में इसको नौरी के नाम से है, चीन में सेटसाई या जिकाई के नाम से है, कोरिया में किम या लेवर के नाम से है, फिलीपींस और ब्रिटेन में, जापान में कॉम्बू के रूप में लेमिनेरिया को जानते हैं, चीन में इसे टेडेन के नाम से जानते हैं लेमिनेरिया को। तो ये जो आपकी सूची है इसको आप पढ़ लीजिएगा और अपना इसको भी अध्ययन कर लीजिएगा। शैवालों के जो अन्य जो उपयोग है उनमें है व्यर्थ जल के उपचार के रूप में शैवालों का उपयोग। ये नया टॉपिक है, इसको मैंने पिछले वीडियो में शेयर नहीं किया था। देखिए, घरों के शौचालय, स्नानघरों, रसोई का व्यर्थ जल काफ़ी मात्रा में कार्बनिक तत्व लिए रहता है और ये सामान्यतः मल जल यानी सीवेज कहलाता है और ये बदबूदार होता है। हालांकि इसमें पोषक तत्व, पौधों के लिए पोषक तत्व काफ़ी होते हैं, लेकिन ये मनुष्यों के लिए या अन्य जीव जंतुओं के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो इसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये बड़ी भारी बीमारियां फैला सकता है। यदि ये जो भूगर्भीय जल स्रोत है वहाँ तक ये इसके मलजल पहुँच जाए तो ये बहुत बड़ी पैमाने पर रोग उत्पन्न कर सकता है। और शहरों में ये बहुत बड़ी समस्या है कि इसका उपचार कैसे किया जाए, सीवेज का उपचार, सीवेज ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो इसमें शैवालों का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब उसमें दो अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था में डाइल्यूटेड मलजल का अवायवीय सूक्ष्म जीवों द्वारा वायु के अनुपस्थिति में विघटन किया जाता है। इसे अवायवीय पाचन कहा जाता है। जब ये आंशिक रूप से पच जाता है तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है जिसे बायोगैस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, सीवेज, ऑर्गेनिक वेस्टेज आ रहे हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन द्वारा किस प्रकार और एल्गल फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपघटित होते हैं और इससे हम सीवेज यानी मल जल है उसका उपचार करते हैं। द्वितीय अवस्था में इसे तेजी से वायु या ऑक्सीजन के साथ वायु मिश्रित किया जाता है जिससे पूर्ण ऑक्सीकरण हो सके। इस प्रक्रिया को श्रेष्ठ तरीके से या किफ़ायत तरीके से शैवालों का प्रयोग करके किया जा सकता है। कुछ शैवाल जिनका प्रयोग किया जाता है उनमें प्रमुख हैं क्लोरेला, स्टेंडेस्मस, क्लेमाइडोमोनास, ऑसलोटेरिया। उथले तालाबों में तेज सूरज की रोशनी में शैवाल सघन रूप से उगते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जो कार्बनिक तत्वों को पूर्णतः विखंडित करने में वायवीय सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाती है। ऑक्सीकृत तालाबों के जल को बागवानी और कृषि कार्यों के लिए आराम से उपयोग में लिया जा सकता है और इस प्रकार से हम जो व्यर्थ जल है, खराब जल है, सीवेज का ट्रीटमेंट है, उसको शैवालों की मदद से करते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया और शैवाल दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगले वीडियो में हम इसके अन्य आर्थिक महत्व पर चर्चा करेंगे।